Hello everyone and good morning. Today we will be discussing about three major articles. Invasive alien species जो feral hordes की species को threaten कर रहे हैं, ethanol blending 5 साल पहले ही हमने E20 को अचीव कर लिया एंड लास्ट वन इज ब्लड बैंक फॉर एनिमल. तो इन तीन आर्टिकल्स को अब हम डिस्कस करने वाले हैं. पहले आर्टिकल में आप समझिए कि इन्वेसिव एलियन स्पीशीज क्या होती है. देखिए, एक ऐसी स्पीशीज जो नॉन नेटिव, जो नॉर्मल उस हैबिटेट में आपको नहीं मिलती, बट एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से यानी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से इस एरिया में मिल रही हो. अब हुआ ये कि एक घोड़े की स्पीशीज है फेरल हॉर्स. ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे जो घोड़े छोड़ दिए गए थे उनके डिसेंडेंट है, जो एक आपको ग्रासलैंड में देखने को मिलते हैं दिब्रू शिखोई नेशनल पार्क के. अब ये जो नेशनल पार्क है ये आपके एक्सट्रीम ईस्ट साइड पे लोकेटेड है असम के. एंड यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में बनाया गया था, नेशनल पार्क 1999 में एंड बायोस्फीयर रिजर्व 1997 में. तो ये एक ग्रासलैंड है, वेटलैंड है, आपको इकोसिस्टम भी यहाँ पर देखने को मिलता है. सेमी एवरग्रीन और स्वैम्प फॉरेस्ट भी आपको इस एरिया में देखने को मिल जाते हैं. जनरली जो वेटलैंड होते हैं वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल ही जाते हैं. तो यहाँ पर फेरल हॉर्स के अलावा एशियाटिक बफेलो, देन टाइगर एंड कैप्ड लंगूर, गेंगटिक डॉल्फिन भी आपको देखने को मिलती है, बंगाल फ्लोरिकन, स्वैम्प ग्रास, बेबलर, देन व्हाइट विंग वुड डक, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलती है. और ये इकलौता एरिया है जहाँ पर ये आपको फेरल हॉर्स की स्पीशीज देखने को मिलती है. तो यहाँ पर वैसे ये एक आइलैंड है जो कि दिब्रू और ब्रह्मपुत्रा के बीच में आपका फॉर्म होता है, तो असम के अंदर लोकेटेड है. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सिमालू और अजर ये दो नेटिव प्लांट स्पीशीज थी जो डिक्लाइन हुई कुछ बाहर से आने वाले श्रब्स की वजह से और क्लाइंबर्स की वजह से. एंड इसकी वजह से अभी जो फॉरेज है वो अवेलेबिलिटी कम हो गई है इन हॉर्स के लिए, जिससे ये हॉर्स की जो संख्या है वो डिक्रीज हो रही है. इन एडिशन टू दिस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और बाकी चीज़ों की वजह से भी कहीं ना कहीं इस एरिया के लिए थ्रेट बनी हुई है, और कहीं ना कहीं बाकी स्पीशीज के साथ कंपटीशन की वजह से भी इस स्पीशीज के ऊपर असर पड़ रहा है. एंड कुछ लॉन्ग टर्म में ब्रह्मपुत्रा रिवर की वाटर फ्लो के चेंज की वजह से भी इस एरिया के ऊपर इम्पैक्ट आया है. तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. आइए अब बात करते हैं इथेनॉल की. इथेनॉल क्या है? जो शराब लोग जानते ही हैं. अब शराब कैसे बनती है? आप शुगर केन लेते हो, उसको फर्मेंट करते हो, प्योरीफाई करते हो और इथेनॉल निकालते हो. अब इथेनॉल को फिर ब्लेंड करता है पेट्रोल के अंदर एंड उसे ट्रांसपोर्ट करके पेट्रोल स्टेशन पे भेज के E20 जैसे मिशंस को हम इंप्लीमेंट करते हैं. तो इंडिया ने 2022 में ये ऑब्जेक्टिव किया था कि भाई हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे अपने तेल के अंदर. पहले 1.5% के आसपास था 2014 में. अब राइस, कॉटन और कॉर्न से हम लगभग इतना इथेनॉल लेके आ रहे हैं जो ऑलमोस्ट 5 साल पहले ही हम अपना टारगेट अचीव कर पाए हैं. तो इथेनॉल ब्लेंडिंग की अलग अलग स्टेजेस थे. जैसे स्टार्टिंग में E+10 था, फिर E+20 आया. तो इथेनॉल C2H5OH के नाम से जाना जाता है, अल्कोहलिक ग्रुप का है, पेट्रोल के साथ इसे मिक्स किया जाता है. एंड नेशन वाइड हम E20 प्रोग्राम को अभी पेट्रोल की ब्लेंडिंग को प्रमोट करते हैं एंड 5% डीजल के अंदर. तो यहाँ पे शुगर केन, बायोमोलासिस, डैमेज फूड ग्रेन्स, मेज, सरप्लस राइस, इन सब से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं. एंड इसमें वाइबल गैप फंडिंग, इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब वाइबल गैप फंडिंग मतलब क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया बट उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लॉसेस ज़्यादा है और गैप ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे फाइनेंशियली वो वाइबल नहीं है, प्रोजेक्ट लॉसेस में जाएगा, तो गवर्नमेंट उसमें कंपनीज को सपोर्ट करती है. इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब आपने कुछ लोन लिया था उसके ऊपर 2 या 3% का आपको डिस्काउंट दिलवा दिया. फाइनेंशियल असिस्टेंस डिस्टिलरीज के लिए, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड है. तो इसमें हम प्रमोट कर रहे हैं वाइबिलिटी, गैप फंडिंग वगैरह के थ्रू इंसेंटिव देके लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट करें. एंड इसमें इथेनॉल जो है उसकी सेकेंड जनरेशनल जो आप ये कह सकते हो प्लांट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं. तो इसमें क्रॉप रेजिड्यूज को, बैम्बूज को एंड बाकी बायोमास को भी यूज़ किया जा सकता है. एंड इससे हमारा NDC के गोल्स को भी हम अचीव कर पाएंगे, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हमने कहा था कि अपनी कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे, तो उसको भी हम अचीव कर पाएंगे. एंड मोर ओवर हम सस्टेनेबिलिटी तो प्रमोट कर ही रहे हैं इन्वायरमेंट की, फार्मर्स की भी इनकम को सपोर्ट कर रहे हैं और एनर्जी सिक्योरिटी भी इंश्योर कर रहे हैं एंड अपना फॉरेक्स भी बचा पाएंगे. तो ये कुछ बेनिफिट इससे आते हैं. तो बेनिफिट जियोपॉलिटिकल एडवांटेज कि ऑयल के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी कम होगी,
20% कम ऑयल आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इंडस्ट्री ग्रो करेगी जैसे शुगर केन डिस्टिलरी वगैरह की, तो इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोगों को रोजगार मिलेगा। मोर ओवर फार्मर्स को, भाई आप शुगर केन मिल को नहीं देना चाहते हो अपना शुगर केन, तो आप इनको बेच देंगे तो आपकी इनकम सिक्योरिटी इंक्रीज होगी। एनर्जी सिक्योरिटी तो बता ही दिया कि भैया ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ हम बचा पाएंगे। एंड मोर ओवर कार्बन एमिशन भी 700 लाख टन का आज तक हम बचा पाए हैं 2014 के बाद से। तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? पॉजिटिव ये है कि भैया न्यू व्हीकल्स कंपैटिबल है, बट कहीं ना कहीं कंज्यूमर कह रहे हैं कि भैया कि कहीं ना कहीं इससे माइलेज के ऊपर एक असर पड़ता है। तो माइलेज का एक कंसर्न है कि इंजन की एफिशिएंसी 2 से 6% आपकी रिड्यूस हो रही है। तो अभी आप ये देख के चलें कि सबसे बड़ा उसके अलावा एक कंसर्न ये है कि वाटर की यूजेस बहुत ज़्यादा है। 60 से 70 मिलियन टन आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हो 1 टन शुगर केन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पानी का वेस्टेज हो रहा है, यानी 240 करोड़ 40 करोड़ लीटर पानी आप यूज़ कर रहे हो, मात्र 670 करोड़ के लाइक आप ये मान के चलो कि लाइक 40 करोड़ का पहले यूज़ करते थे, अब 670 करोड़ का पानी हम यूज़ कर रहे हैं इथेनॉल को बनाने के लिए। तो कहते हैं कि भाई इससे तो बहुत ज़्यादा आपका पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी देश के अंदर, तो वो एक कंसर्न यहाँ पे रेज किया जाता है। तो कहते हैं कि बायोफ्यूल वर्सेस ई व्हीकल एक हमेशा चैलेंज रहा है, बट ई व्हीकल्स की अगर बात करें तो अभी प्रेजेंस थोड़ी कम है, हमें उसके लिए भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैग्नेट्स एंड बैटरीज की। तो वो कहीं ना कहीं चाइना से इंपोर्ट करते हैं और चाइना कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो अपने को उसको भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो व्हीकल कंपैटिबिलिटी के ऊपर हमें फोकस करना होगा कि इंजन को बेटर ट्यूनिंग कर सके। सस्टेनेबल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ताकि वाटर का जो यूजेस है उसको हम कम कर सके। तो थर्ड जनरेशन के जो एल्गी बेस्ड आपके बायोफ्यूल्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के ऊपर फोकस करें। वाटर बेटर मैनेज करना पड़ेगा। वाटर रिच रीजन्स को हम यहाँ पर शुगर केन को कल्टिवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं टैक्स रिबेट देना चाहिए जो भी E20 फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं, ताकि उनको कंपनसेट कर सके जो उनकी माइलेज में लाइक अभी आपने डिप देखा है उसको। एंड फिर आपको ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस और कहीं ना कहीं माइनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंडिया से ही हम प्रोड्यूस कर सकें। अब बात करते हैं एनिमल ब्लड बैंक की। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि ये ब्लड बैंक बनाएंगे एनिमल्स के लिए, जहाँ पर ट्रांसफ्यूजन हो सके ब्लड की, खासकर जानवरों के लिए। तो इसमें गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को हमने डेवलप कर लिया, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी आपका प्रमोट करेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी के अंडर आता है। इसमें नेशन वाइड एक फ्रेमवर्क हम क्रिएट कर रहे हैं ब्लड फ्यूजन ट्रांसफ्यूजन के लिए लाइफ स्टॉक्स के अंदर। तो कहते हैं कि भाई टोटल लाइफ स्टॉक हमारे पास 500 मिलियन से ज़्यादा है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। जैसे गोट की सेकंड नंबर पे अपने के पास पॉपुलेशन आती है, कैटल हाईएस्ट नंबर इंडिया में देखने को मिलता है। एंड अगर हम बात करें तो पेट्स का भी नंबर ठीक ठाक आपको देखने को मिलता है। तो एनिमल हस्बेंड्री ऑलमोस्ट 30% कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर का, एंड जीवीए का 5% के आसपास से कंट्रीब्यूट करती है। तो अपन अगर बात करें कि यहाँ पर कि आर देयर ब्लड ग्रुप्स लाइक ह्यूमन, तो यस कहते हैं भी कैटल में भी है, डॉग में भी, हॉर्सेस में भी, और आपको कैट्स में भी देखने को मिलता है। बट ब्लड वेरी करता है कि भैया जैसे कैटल में अलग अमाउंट में है एंड बाकी सब में भी अलग अमाउंट में है। तो कहते हैं कि भाई अब यहाँ पे इस वजह से अपने को ब्लड बैंक की जरूरत पड़ेगी ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इजीली कर सके। तो सेफ, स्टैंडर्डाइज और टाइमली ट्रांसफ्यूजन को ये सपोर्ट करेगा ताकि एनिमल्स की जान बचाई जा सके। तो यहाँ पे अभी कोई पूरा प्रॉपर आपके पास फ्रेमवर्क नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं इमरजेंसी केयर के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ता है और उसमें भी कई बार ब्लड नहीं मिल पाता है। तो डाटा और मॉनिटरिंग के लिए एक रिकॉर्ड कीपिंग की जाएगी, डोनर की रजिस्ट्री क्रिएट की जाएगी, एंड एडवर्स रिएक्शंस को लॉक किया जाएगा ताकि हमें पता रहे कि भी क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर डिजिटली इंटीग्रेट किया जाएगा डोनर का रजिस्ट्री को, रियल टाइम बेसिस पे इन्वेंट्री मेंटेन की जाएगी, हेल्पलाइन नंबर रहेगा, एंड बायो सेफ्टी नॉर्म्स को यहाँ पर हम प्रमोट करेंगे ताकि ओवरऑल एनिमल्स के साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम केटर कर सकें, हैंडल कर सकें। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको याद रखनी है, एंड मेक श्योर आप इस क्लास को रेगुलर देखते रहें, बिकॉज इसमें जो करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे डे के। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।